तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। राहु देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 17 मार्च 2022 को और 30 नवंबर 2023 के लगभग राहु देव मेष राशि में और केतु देव तुला राशि में रहेंगे। और 17 मार्च को राहु देव वृष राशि से मेष राशि में आ जाएंगे और केतु देव वृश्चिक राशि से तुला राशि में आ जाएंगे। क्योंकि ये दोनों वक्र चलते हैं, हमेशा उल्टे चलते हैं, इसलिए ये हमेशा अपने से पिछली राशि में जाते हैं, अगली में नहीं जाते दूसरे ग्रहों की तरह। बहुत ही सरल शब्दों में एक बात अगर मैं आपको कहूं तो सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ी समस्या राहु केतु के गोचर फल बताने में ये होती है कि राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, किसी भाव के ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। मतांतर से राहु की कन्या केतु की मीन मानी जाती है, लेकिन वहां भी मतांतर है। कुछ लोग किसी और राशि को राहु की मानते हैं, कुछ लोग किसी और राशि को केतु की मानते हैं, तो यहां भी कंट्रोवर्सी चलती है। तो तीन मत हो गए एक प्रकार से। खैर, मैं राहु केतु की राशि नहीं मानता, मेरा मत पहले मत के साथ है। इसी वजह से राहु और केतु का गोचर फल डालना बड़ा कठिन होता है। राहु और केतु का गोचर फल बताना कठिन इसलिए भी होता है क्योंकि राहु और केतु एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं और एक राशि में राहु का और केतु का दोनों का फल बताना होता है। और अमूमन राहु शुभ फलदायी होता है अगर राशि में, तो केतु अशुभ फलदायी हो जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि राहु भी शुभ फल दे और केतु देव भी शुभ फल दे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूं कि राहु द्वादश में होगा तो अशुभ फल करेगा और केतु छठे भाव में बैठ के शुभ फल करेंगे। तो राहु और केतु दोनों एक साथ जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो राहु शुभ फल करेगा, केतु अशुभ फल करेगा, या राहु अशुभ फल करेगा और केतु शुभ फल करेगा, ये दोनों एक साथ ही करेंगे। तो सबसे यक्ष प्रश्न यही हो जाता है कि फिर इस गोचर फल में जातक को फल कौन सा मिलेगा, केतु का मिलेगा या राहु का मिलेगा या दोनों का मिलेगा। तो यहां मैं कहूंगा कि फल तो दोनों का मिलता है, लेकिन किसी एक का फल थोड़ा ज्यादा मिलता है। जो लोग मुझे सालों से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं इस सूत्र को कि किसका फल ज्यादा मिलता है। उस सूत्र को मैं यहां नहीं बताऊंगा, उस सूत्र को मैं यहां नहीं बताऊंगा। मैंने बहुत सूत्र बता दिए हैं YouTube पे। अब मैं कोई भी ज्योतिष का सूत्र बचाने से अपने आप को रोक रहा हूं, जानबूझ के रोक रहा हूं। राहु केतु के पिछले वीडियोस आप एक बार देख सकते हैं, जो 18 महीने पहले मैंने डाले थे। आपको पता चल जाएगा राहु या केतु में से कौन शुभ फल देगा या किसका फल ज्यादा मिलेगा। राहु को ज्योतिष में एक छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है और राहु अपना शुभ तथा अशुभ फल बहुत तीव्रता से देता है। केतु के मामले में भी कमोबेश यही स्थिति है और उसका कारण यही है कि ट्रांजिट में दोनों एक साथ राशि बदलते हैं, 180 डिग्री पर आमने सामने होते हैं, इसलिए इसके फलों को पकड़ना कभी कभी बड़ा कठिन हो जाता है। काफी अनुभव की जरूरत होती है इनके फलों को समझने पकड़ने के लिए। जिस तरह शनि देव से डर लोगों के मन में बैठा हुआ है शनि देव के प्रति, राहु के प्रति, केतु के प्रति भी कमोबेश वैसा ही डर लोगों के मन में बैठा हुआ है। राहु को असत्यवादी, कपटी कहा जाता है, सदैव दूसरों की बुराई करने वाला, चुगली निंदा करने वाला, मुंहफट, बिना सोचे समझे बोलने वाला, परंपराओं की खिलाफत करने वाला राहु को कहा जाता है। हालांकि राहु को असुर होने के बावजूद देवता का पद प्राप्त है, क्योंकि राहु ने अमृत पान कर लिया था। इस वजह से राहु के अंदर कुछ शुभ लक्षण भी आ जाते हैं। कभी कभी कुंडली के अनुसार राहु शुभ फल भी दे देता है, लेकिन ये मान के चलिए राहु के 90% फल शुभ नहीं होते। राहु
और केतु दोनों को नैऋत्य दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। कई वास्तुशास्त्री यहाँ तर्क करते हैं कि राहु और केतु चूंकि हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं, 180 डिग्री पे होते हैं कुंडली में, इसलिए वास्तु के अनुसार भी राहु नैऋत्य कोण और केतु ईशान कोण के मालिक कहलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। राहु और केतु होरा कुंडली में एक ही राशि में पाए जाते हैं, तो स्थितियों के अनुसार राहु और केतु भी एक ही जगह के मालिक हो सकते हैं। राहु और केतु चूंकि एक ही अंग के दो भाग है, इसलिए राहु और केतु दोनों को नैऋत्य का स्वामी ही माना जाना चाहिए। अनुभव के अनुसार कहीं ना कहीं तो आपको एक मत पे आना पड़ेगा ना। हमेशा द्विमत पोषण करते रहेंगे तो कहां से फलादेश पे पहुंचेंगे या किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। क्योंकि राहु और केतु का फलादेश एक साथ ही बताना है हर राशि का, तो केतु के बारे में भी छोटी सी जानकारी आपको मैं यहाँ दे दूं। ज्योतिष में केतु को भी राहु की तरह ही छाया ग्रह ही कहा जाता है। दोनों के स्वभाव में अंतर भी है कुछ, जैसे राहु को पाप का कारक, लोभ और लालसा का कारक माना जाता है। केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है, त्याग का कारक माना जाता है। अब केतु त्याग का कारक तो बनेगा ही, क्योंकि केतु के दृष्टि होती नहीं है, जिसे दिखेगा ही नहीं उसके अंदर लोभ लालसा कहां से पैदा होगी। और राहु के सिर्फ सर है, धड़ नहीं है, तो वो जो भी खाता है गर्दन के नीचे जाते ही पेट उसका है नहीं, इसलिए उसका पेट भरता नहीं है। इसलिए राहु से प्रभावित जातक की लालसा और लालच कभी कम नहीं होते, उसका पेट नहीं भरता। केतु के दृष्टि नहीं होती। मतांतर से केतु की दृष्टि भी बहुत लोग बताते हैं, लेकिन केतु की दृष्टि नहीं होती। मैं नहीं मानता और बहुत से लोग नहीं मानते। और गोचर में राहु भी 18 महीने एक राशि में रहते हैं और केतु भी 18 महीने ही एक राशि में रहते हैं। सिर्फ महादशा में ये मेल नहीं है। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है और केतु की महादशा 7 साल की होती है। ऐसा क्यों है, इसका कोई लॉजिक उत्तर किसी के पास नहीं। तो अब हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के बारे में। तो कर्क राशि के जातकों के लिए राहु देव होंगे दशम भाव में और केतु देव होंगे चतुर्थ भाव में। दशम भाव में राहु देव का विचरण शत्रुता में वृद्धि, मानसिक तनाव, कर्म क्षेत्र में हानि और राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप हैं तो वहां भी हानि, सफलता भी मिलती है, सफलता के साथ हानि का योग भी बनता है। और केतु देव होंगे चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में केतु देव भय और हानि और सुख का नाश करते हैं, यानी भय की सृष्टि करते हैं, हानि देते हैं जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, माता के स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर, और सुख का नाश करते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वो सुख का भाव होता है, इसलिए सुख का नाश यहाँ होने के योग बनते हैं। तो कर्क राशि के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो राहु और केतु का दोनों का ही गोचर अच्छा नहीं है कर्क राशि के जातकों के लिए। अब थोड़ा सूक्ष्मता से हम इसे समझने की कोशिश करें तो राहु देव का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए 17 मार्च 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक दाम्पत्य जीवन में तनाव, कर्म स्थान पे सम्मान हानि, पद प्राप्ति, राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता और खर्च की अधिकता, मानसिक तनाव, ये सब कुछ झेलना पड़ेगा आपको। जुलाई 2022 से मार्च 2023 के मध्य प्राप्ति, घर मकान की प्राप्ति, सरकारी नौकरी में है तो प्रमोशन के योग, और राजनीति में है तो वहां भी प्रमोशन के योग बन रहे हैं। मार्च 2023 से नवंबर 2030 के मध्य पारिवारिक जीवन को लेकर तनाव, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता का योग बना हुआ है। अचल संपत्ति को लेकर भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर आपकी
प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है, तो वहां भी परेशानी के योग, घर मकान को लेकर परेशानी के योग आपको बन सकते हैं। केतु को थोड़ा सूक्ष्मता से देखा जाए यहाँ, तो 17 मार्च 2022 से लेकर 23 सितंबर 2022 के मध्य, शुरुआत में मार्च से अप्रैल के अंत तक बाधा, डिले, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का लिटिगेशन में फंसना, प्रॉपर्टी को लेकर परेशानी में आ जाना, मामला मुकदमा में फंस जाना, या मामला मुकदमा न भी हो उससे भी ज्यादा बुरी स्थिति बन जाने के योग बनते हैं। यानी आपकी प्रॉपर्टी ही किसी ऐसे लिटिगेशन में फंस जाए जहां से आपको निकलने का रास्ता ही नजर ना आ रहा हो। मई 2022 के बाद सितंबर 2022 तक की स्थिति थोड़ी फेवरेबल होगी, भाग्य की सहायता मिलेगी, उच्च शिक्षा के लिए ये समय अच्छा होगा, स्पिरिचुअल गेन, धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि, लेकिन कर्म स्थान पे सामयिक विरति के योग भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। सितंबर 2022 से जून 2023 के मध्य राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता, पद प्राप्ति, सरकारी कामों से लाभ और अच्छा समय इसे आप मानकर चल सकते हैं। जून 2023 से नवंबर 2030 के बीच प्रेम संबंधों को लेकर परेशानी, कर्म स्थान पे परेशानी, इंडिविजुअल डिसीजन लेने की वजह से आपके ऊपर दोषारोपण हो सकते हैं, आपके निर्णयों का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो यहां सावधानी आपको ये बरत लेनी है कि कोई भी काम करें, कुछ भी करें, दो लोगों की राय लेकर उनसे मशवरा करके आगे बढ़ें। प्रेम संबंधों में सफलता मिलने के योग तो बन रहे हैं, लेकिन बदनामी के योग भी साथ ही बने हुए। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए राहु केतु के गोचर का फल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और जो मित्र जुड़े हुए हैं उन सबका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।